हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहे होगे। क्लास 9 के लिए आज मैंने एक ये टॉपिक चूज किया है, जिसके लिए बच्चे न्यूमेरिकल्स में काफी परेशान थे, तो मैंने इसको एक कंप्लीट रिवीजन के फॉर्म में स्टार्ट किया है। तो आज ये चैप्टर जो हमारा है ये है लाइट। इसमें हम रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में अभी के लिए डिवाइड किया है, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। जो हमारे चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है वो आप देखेंगे जल्दी से। फर्स्ट पार्ट में हम सबसे बेसिक चीजें इसमें आपको समझाएंगे, जैसे आपका रिफ्लेक्शन है, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन है, इमेज एंड इट्स काइंड। अच्छा, इससे पहले आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इसको रिवीजन फॉर्म में ले रहे हैं। इसलिए आपको ये चीजें हम पूरी कंप्लीटली रिवाइज करवाएंगे, ये मानते हुए कि आपने इसको पहले पढ़ रखा है। तो टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन है इमेज एंड इट्स काइंड, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज उसका प्रूफ, और नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर। अभी आप इन टॉपिक्स को देखेंगे और उसके बाद हम इनकी डिटेल में चलेंगे। इसी तरह से जो हमारा सी पार्ट होगा उसमें, या बी पार्ट होगा उसमें, हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो आपको हम आगे बताते चलेंगे। बट फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो ये चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही चीजें आती हैं, और ये आप क्लास 10th में भी जाके पढ़ेंगे। इसलिए इसकी बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, इमेज फॉर्मेशन में काफी कंफ्यूजन होता है, न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप इसको ढंग से प्रॉपरली एक बार देखेंगे, समझेंगे, और घर जाके बुक से फिर रीडिंग करेंगे या कहीं से भी आप, जहां से भी आपके सोर्सेज हैं, पढ़ेंगे, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बट आज इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो मुझे पता है कि इसके बाद आपको फिर कोई डाउट आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं कि किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, करेक्ट, किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर जब लाइट रेज फॉल हो रही हो, ओके, किसी पर्टिकुलर एंगल से भी हो सकती है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है, और फॉल होने के बाद वो बाउंस बैक करें। अच्छा, बाउंस बैक कहाँ करें, देखिए ध्यान से। जब कोई भी लाइट रे कहीं पर भी फॉल होती है, ओके, तो जिस सरफेस पर फॉल होती है वो उसका एक मीडियम होता है, करेक्ट, और जहां से वो आ रहे होती है वो उसका एक अनदर मीडियम होता है। आप इसको M1, इसको M2 कह सकते हैं, इसको M1 और इसको M2 कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो आपका एक मीडियम है जिसको हमने मिरर के फॉर्म में लिया हुआ है, यहां पर लाइट रेज एयर के थ्रू आ रही है, करेक्ट, किसके थ्रू आ रही है, एयर के थ्रू आ रही है। तो ये कौन सा मीडियम हुआ, ये हुआ एयर, और ये कौन सा मीडियम है, आपका ग्लास मीडियम है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर ग्लास मीडियम लेकर के आपको रिफ्लेक्शन समझा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी लाइट रे जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फॉल होती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसे ही इंसिडेंट रे किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर गिरती है, ठीक उसी समय ये उसी मीडियम में बट डिफरेंट डायरेक्शन में, ओके, मीडियम वही है, एयर से आई है और एयर में ही वापस जा रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल गया है। इससे पहले आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड था, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जब कोई भी रे किसी पर्टिकुलर एंगल को बनाते हुए, बात समझिएगा, किसी पर्टिकुलर एंगल को बनाते हुए किसी पॉइंट पर गिरती है, फॉल होती है, और उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक होती है, तो ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज है इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, व्हाट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन हमेशा माइंड में रखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका बेस जरूरी होता है, क्योंकि अगर बेसिक चीज ही नहीं पता होगी तो हम उसकी आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ओके, इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन एनी सरफेस।
किसी भी सरफेस के ऊपर गिरने के बाद जब लाइट रे उसी मीडियम में वापस हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप ये चीज आप पहले से भी जानते होंगे, और अगर नहीं भी पता है तो आज आप इसको जान गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहला क्या है आपका, इंसिडेंट रे। ओके, अभी डेफिनेशन में मैंने बताया कि जो लाइट रे फॉल होती है उसको आप इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये फॉल होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो रे वापस जाती है दूसरे मीडियम में उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, करेक्ट। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमेशा क्या ड्रॉ होता है, एक परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम इसी तरह से नॉर्मल, ये नॉर्मल है आपका, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहीं से देख लेते हैं जल्दी से, एक बार रिवीजन हो जाएगा उसका। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके दो हैं, जिसमें से एक लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसको आप ऐसे भी देखते हैं कि जो ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक लॉ आपका क्या कहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको आप ऐसे समझिए कि साइन आई यानी कि ये जो एंगल बन रहा है इसका साइन, करेक्ट, साइन का मतलब साइन 90, साइन 30 आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा। इस एंगल का साइन रेशियो और इसी तरह से रिफ्लेक्टेड एंगल का या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन रेशियो, इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है कि इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जो एंगल आई होगा वही एंगल आर भी होगा। सपोज अगर इट इज 60 डिग्री तो इट इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, तो ये तो आपका फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, लॉस फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं बट आपको दोनों लॉज याद रखने। नेक्स्ट लॉ क्या कहलाता है कि इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन प्लेन, ऑल थ्री लाइज इन वन प्लेन। इन सभी को अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं, करेक्ट। इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन, करेक्ट। देखिए अब इमेज होती क्या है, देखिए इमेज हमेशा किसी ना किसी मिरर के थ्रू बनती है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे प्लेन मिरर की, तो मिरर क्या है पहले वो जान लीजिए। तो मिरर एक पॉलिश्ड ग्लास सरफेस होता है या एक ऐसा ग्लास पीस जिसकी एक सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। ओके, सभी लोग मिरर देखते हैं, ओके, और वो मिरर बनता कैसे कि किसी भी ग्लास पीस को एक साइड आप पॉलिश कर देते हैं, ओके, सिल्वर की। जब पॉलिश्ड ग्लास पीस बनता है तब उसको क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ओके, अब पॉलिश्ड ग्लास पीस आपका सपोज ये मैंने लिया हुआ है, ये क्या आपका एक प्लेन मिरर है, इसमें एक सरफेस मैंने पॉलिश कर दिया है तो उसका अदर सरफेस क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो ये सरफेस कैसा है, इट इज पॉलिश्ड सरफेस। ओके, पॉलिश, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर से जितनी भी लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होंगी। अब रिफ्लेक्शन आप समझ जाओगे तो ही आप इमेज फॉर्मेशन जान पाओगे। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करता है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा प्लेन मिरर में पीछे की तरफ बनेगी। कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज तभी बनती है जब वहां से कुछ लाइट रेज किसी सरफेस के ऊपर या मिरर के ऊपर फॉल होती हैं। क्या होती है, फॉल होती हैं। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट से, सपोज को मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं,
इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज फॉल हो रही हैं। लाइट रेज बहुत सारी फॉल होती हैं, एक ही नहीं बहुत सारी हो सकती हैं, बट फॉर कन्वीनियंस फॉर मेकिंग द रे डायग्राम वी टेक ओनली टू रेज। हम लोग क्या करते हैं, टू रेज ले लेते हैं। तो ये जो टू रेज है, इसमें ये टू रेज, सपोज ये रे 1 है और ये रे आपकी 2 है, ये फॉल हो रही हैं। फॉल होने के बाद इनका पैथ आप देखिए, ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी और ये जो दूसरी रे थी ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, करेक्ट। अब इमेज क्या होती है या इमेज कहाँ बनती है? रिफ्लेक्शन के बाद जब दो रेज यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो बनती है इमेज, करेक्ट। मैंने क्या कहा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन टू रेज मीट एट सम पॉइंट वी सी द इमेज। बट आप कहेंगे यहां पर तो लाइट रे नहीं मिल रही है, बिल्कुल यहां पर लाइट रे मीट नहीं करेगी। इसी वजह से प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, करेक्ट। अब यहां से लाइट रेस फॉल हो गई, यहां से ये रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये एक मीट होंगी नहीं। तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब ये वापस आएंगी तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं मीट हो। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे दो लाइट रेज आपस में फॉल होती हैं मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, इनके पैथ को जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करते हैं, करेक्ट, तो ये जिस पॉइंट पर जाकर के मैच होती हुई दिखाई देंगी वहीं पर बनती है इसकी इमेज। यानी कि प्लेन मिरर में आप ये देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट कहां पर है, मिरर के ठीक सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक सामने। इमेज कहां बन रही है, मिरर के पीछे। तो ये होता है आपका इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन मतलब कि कभी भी किसी भी मिरर से कोई भी दो लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जहां पर मीट करेंगी तो वहां पर इमेज बनेगी। अगर रियल में मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी, जैसे कॉनकेव मिरर के केस में आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर रियल में मीट नहीं करेंगी तो जिस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर होती हैं, करेक्ट, सपोज इस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर हो रही है तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज, किसका, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ओके, अब जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे सबसे पहले कि इमेज मैंने कैसी बताई, वर्चुअल बताई। प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, रियल नहीं हो सकती, बिकॉज रियल में ये दोनों मीट नहीं करें। इसके अलावा बिहाइंड द मिरर बनती है। इसके अलावा सेम साइज होता है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा एग्जैक्टली इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी, करेक्ट। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, वर्चुअल है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल सेम है, करेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज भी आप कह सकते हैं इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों सेम होंगे। इसके अलावा जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से, जिसको हम अभी बताएंगे आपको, यू कह के यू से हम डिनोट करते हैं, और इमेज की जो डिस्टेंस होगी जिसको हम वी कहते हैं, ये भी आपस में क्या होगी, सेम होगी, करेक्ट। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर करेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से आप देख पा रहे हैं और इमेज की डिस्टेंस मिरर से, ये भी दोनों सेम होती हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं इमेज की, जो कि किससे बनती हैं, प्लेन मिरर से बनती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्लेन मिरर से जो भी हम इमेज देखते हैं वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और वर्चुअल इमेज की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर ऑब्टेन करने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग प्रोजेक्टर्स वगैरह देखते हैं, तो प्रोजेक्टर में जो हमें स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखाई देती है वो एक्चुअल में क्या होती है, रियल इमेज होती है, करेक्ट। वो रियल में रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का या पिक्चर्स का, जिसको हम अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं। सबने प्रोजेक्टर्स देखे होंगे, प्रोजेक्टर में कोई भी कार्टून फिल्म देखी होगी या कभी भी कोई मूवी वगैरह देखी होगी। आजकल तो डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, बट अभी भी प्रोजेक्टर्स बहुत यूज होते हैं। तो जो आप प्रोजेक्टर्स में चीज देख पाते हैं दैट इज रियल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जाने वाली इमेज है। बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये एक और बेसिक डिफरेंस है रियल और वर्चुअल इमेज में। तो रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस आपको याद रखना है, ओके, और उनका फॉर्मेशन याद रखना है। एक और एग्जाम्पल इसमें देखेंगे
ये ट्री का एग्जाम्पल है, इसमें भी सेम वही चीज हो रही है, करेक्ट। यहां से एक इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, करेक्ट, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं मीट नहीं करेगी। अच्छा, दो रेजेस निकलती हैं इमेज फॉर्मेशन में। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी इमेज बनाते हैं तो एक रे हम लोग पैरेलल पास करवाते हैं। पैरेलल का मतलब होता है जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली हुई है, करेक्ट। एक चीज होती है प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मिरर के पोल से पास होती है। सपोज ये हमारा मिरर है, करेक्ट, ये जो मैंने लिया ये मिरर है, इसका ये ओरिजिन, ये आपका पोल पॉइंट है। इस पोल पॉइंट से पास होने वाली जो एक रे एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, करेक्ट। कभी भी इमेज अगर फॉर्म करनी होती है आपको तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से दो रेजेस लेते हैं, करेक्ट। सपोज इससे मैंने एक रे पैरेलल ले ली है और एक रे किसी पर्टिकुलर एंगल पर जाती है, करेक्ट। तो अब ये दोनों रेज अगर किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगे तो इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और नहीं मीट करेंगे तो एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो सेम जो आपने पहले पिक्चर देखा था, इसी बेस पर आपकी ये और एक इमेज आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसको भी आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो करेक्ट। तो ये एक आपका ट्री है जिससे एक आपकी रेज आ रही है जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर गिर रही है किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, यानी कि ये अपने पैथ को फॉलो करेगी, यानी कि वापस हो जाएगी, करेक्ट। दूसरी रे क्या होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फॉल होगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी एक I1 है, इसको इंसिडेंट रे हम 1 कह रहे हैं, ये आपकी इंसिडेंट रे 2 है। जो इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट रे का, वो तो वहीं पर हो जाएगा R1, करेक्ट। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये हमारी R2 है, ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है, इसको हम कैपिटल R से भी शो कर रहे हैं, करेक्ट। ये रिफ्लेक्टेड रे 2 हो गई। अब ये दोनों रेज यानी कि रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 कहीं मीट नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा लगता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई ये मैच मीट करेंगी, ये किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट कर सकती हैं वर्चुअली। इसलिए इस ट्री की इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और साइज वही होगा इसका, और डिस्टेंस इसकी सेम होगी, यानी कि डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की और डिस्टेंस मिरर से इमेज की दोनों सेम होंगी, करेक्ट। ओके, अब इसमें एक और चीज आती है कि आप ये कैसे प्रूव करोगे न्यूमेरिकली कि जो डिस्टेंसेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से वो इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल एक मैथ्स का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी, अगर आपने वो पढ़ा है उसका हम लोग यूज करके बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक मिरर है M1 एंड M2, हमने एक M1 M2 मिरर ले लिया है, करेक्ट। अब इसमें हमने यहाँ पर एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया है O। अब हम देख रहे हैं इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर जो इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस सेम होगी, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रे जाएगी सपोज, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से दो इमेज जरूर निकलेंगी, दो रेजेस जरूर निकलेंगी। एक रे आपकी कहां पर फॉल हो रही है, इस पॉइंट ए पर सपोज फॉल हो रही है, और इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है जो हमारी लाइन है AC, करेक्ट। तो जब इंसिडेंट रे है वो है आपकी OA, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है AC के फॉर्म में। अब यहां पर है बीच में नॉर्मल, करेक्ट, ये लाइन आपको डॉटेड दिखाई दे रही होगी, नॉर्मल, करेक्ट। अब नॉर्मल है तो ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल्स टू एंगल R बाई लॉज ऑफ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों इक्वल हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो पोजीशन है, यानी कि इस O से लेके F तक की जो डिस्टेंस है, यहां पर ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, करेक्ट। O, F और A, एक ये क्या ट्रायंगल, एक ये क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। अब अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो साथ ही साथ हमें एक चीज और दिखाई दे रही है कि जो लाइन OF है, OF है, ये पैरेलल है किसके, NA के, ये जो हमारा नॉर्मल है ये इसके पैरेलल है, करेक्ट। आपने क्या देखा कि ये लाइन पैरेलल हो गई। अब हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की जाती है तो हमें दो ऑल्टरनेट एंगल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, दो ऑल्टरनेट एंगल्स मिल जाते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं
So angle FOA equals to angle OAN के। अब अगर ये एंगल आपका आई है तो ये वाला भी एंगल आपका आई हो गया, क्योंकि ये कौन से एंगल्स है? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। ऑल्टरनेट एंगल्स से आप देख पा रहे हैं ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल कर दिए, तो ये आपका एंगल कौन सा हो गया? आई। और चूंकि ये दोनों आपके एंगल्स इक्वल, तो आप इसको आर भी कह सकते हैं। मतलब आप एक एंगल ले लीजिए, सपोज ये एक्स डिग्री हो गया तो ये भी आपका एक्स डिग्री हो गया। ओके, इसमें आपको बहुत ज्यादा टिपिकली सोचने की जरूरत है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब आते हैं, देखिए अब ये एक ट्रायंगल ऊपर फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब हम इसके पैथ को पीछे खींचेंगे तभी तो हमको इमेज यहाँ पे दिखेगी। तो जिस तरह से एक ट्रायंगल ऊपर दिखाई दे रहा है, सेम उसी तरह से हमें एक ट्रायंगल नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये तो हुई एक ट्रायंगल की बात, ठीक है। फॉर ट्रायंगल को आप लिख सकते हो, फॉर ट्रायंगल OFA। अब सिमिलरली ठीक इसी तरह से आप नीचे वाले ट्रायंगल को देखिए। अगर आप नीचे वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम चीजें दिखाई दे जाएंगी। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल F, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? F, इसको आप B ले लें, सपोज FBA। आप यहां से एक एंगल ये वाला ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, करेक्ट। तो सिमिलरली फॉर ट्रायंगल FBA। अब FBA में भी आप देखो ध्यान से, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये जो हमारा है ये पैरेलल लाइन है और ये पूरी पैरेलल लाइन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल कौन सा? N को मैं इरेज कर देता हूं ऐसे, ओके। एंगल NAC, करेक्ट। एंगल NAC, ध्यान दीजिए मैं NAC के बारे में बात कर रहा हूं, और चूंकि ये पैरेलल लाइन है तो NAC इक्वल हो जाएगा OBA के, एंगल OBA के, ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं? NAC आखिर है क्या? NAC तो आपका एंगल R है ना, ओके। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पर आपका एंगल R आ गया, और एंगल R किसके इक्वल है? एंगल OBA के, यानी कि यहां पर आपका एंगल R आ गया। और साथ ही साथ एंगल R इक्वल्स टू एंगल I, आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, करेक्ट। ये आपने पहले ही देख लिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब हम इसी को एंगल I भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर हमें दिया गया था एंगल I, इसको लिखा जा सकता है। अब हमने क्या प्रूफ किया? हमने ये प्रूफ किया किसी एक ट्रायंगल में कि जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, करेक्ट। अब बेस एंगल इक्वल हो गए, दो चीजें इक्वल हो गई, करेक्ट। अब थर्ड चीज क्या दिखाई दे रही है? थर्ड चीज हमें दिखाई दे रही है कि जो बीच की कॉमन लाइन है, क्या है? बीच में जो कॉमन लाइन बन रही है, करेक्ट, ये भी तो इक्वल होगी दोनों ट्रायंगल्स के लिए। जब ये इक्वल हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया, सॉल्व हो गया। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या बना? FA क्या भाई, कहां पर चला गया ये टेक्निकलिटी? ओके, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो FA है, FA इक्वल्स टू FA कॉमन, करेक्ट। इतनी चीजें जब आपने देख ली, मतलब तीन चीजें, कौन कौन सी? एक आपने देखा एंगल FBA, इसी तरह से आपने देखा एंगल FOA आपस में इक्वल, और थर्ड चीज मैंने क्या प्रूफ कर दी? एंगल सॉरी लाइन सेगमेंट FA इक्वल्स टू FA। तो हम देख सकते हैं कि जब हमने ट्रायंगल की तीन चीजें आपस में इक्वल प्रूफ कर दी, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, वैसे हम कह सकते हैं कि OF इज इक्वल्स टू व्हाट?
एफ बी। वाई? बिकॉज ट्रायंगल्स एफ बी ए एंड एफ बी ए एंड एफ ओ ए आर कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एफ ओ एफ इक्वल टू एफ बी। यहां से ये प्रूव हो जाता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से इक्वल होती है। कब? जब प्लेन मिरर की बात हो। ओके, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा ये है कि अगर दो प्लेन मिरर्स को एक एंगल के ऊपर रख दिया जाए, एक एंगल के फॉर्म में रख दिया जाए, मतलब दो प्लेन मिरर्स को किसी पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए प्लेस किया जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएंगी? इसके लिए बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से। अगर दो प्लेन मिरर्स को किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? सपोज एंगल हमारा थीटा डिग्री है, करेक्ट? कुछ भी हो सकता है, थीटा 90, 60, 30 व्हाटएवर, कोई भी एंगल हो सकता है। यानी कि जो हमारा दो प्लेन मिरर उनके बीच के एंगल की बात हो रही है, करेक्ट? तो हमारा एन का फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या बनता है? 360 अपॉन थीटा। लेकिन एक फॉर्मूला हम लोग ये भी देखते हैं कि 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसका यूज हम किस केस में करेंगे? इसका यूज हम किस केस में करेंगे? इस पर एक छोटा सा डिस्कशन है, जल्दी से देखिए। तो अगर थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी है, मेरी बात पर गौर करिएगा, थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी है जिससे हमें एन की वैल्यू जो मिल रही है वो एक इवन नंबर मिल रही है। मैंने क्या कहा? इवन नंबर मिल रही है। उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो हमेशा n-1 होंगी। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? n-1 होंगी। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? n-1 होंगी, करेक्ट? यानी कि तब कंप्लीट फॉर्मूले के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं, n इक्वल टू थीटा अपॉन 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये आपका हो गया कब? जब दो प्लेन मिरर्स के बीच में ऐसा एंगल लिया है जिससे थीटा अपॉन उस एंगल को डिवाइड करने पर हमको मिल जाएगा एक इवन नंबर। इवन नंबर मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज मैंने ये दो प्लेन मिरर्स लिए, इनके बीच में मैंने थीटा क्या ले लिया है? 90 डिग्री ले लिया है, करेक्ट? अब हम देखेंगे कि इस केस में हमें कितनी इमेजेस मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं 360 अपॉन थीटा कितना मिल रहा है। तो 360 अपॉन थीटा मतलब हमको मिल रहा है 4 मिल रहा है। यानी कि 4 क्या है? हमारा एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो हम हमेशा इमेजेस की वैल्यू निकालते समय क्या करेंगे? n-1 कर देंगे। कितना कर देंगे? n-1 कर देंगे। यानी कि इमेजेस कितनी आ जाएंगी? 4 - 1 दैट इज 3। ये आपको याद रखना है। कब? ये एक पोजीशन के लिए है या एक कंडीशन के लिए कि जब हमारी n की वैल्यू क्या निकले? इवन नंबर निकले, करेक्ट? बट अगर हमारी n की वैल्यू इवन नंबर नहीं आ रही है, ऑड नंबर आ रही है, तो क्या करें? तब हमें सिमिट्री पे ध्यान देना पड़ता है। इस पे ध्यान देना पड़ता है, सिमिट्री पे ध्यान देना पड़ता है। मतलब सिमिट्री क्या है? किसकी सिमिट्री की बात हो रही है? सिमिट्री का मतलब है सॉरी, पहले आप सिमिट्री वर्ड देख लो। सिमिट्री का मतलब है कि ये आपके दो प्लेन मिरर है जिनको मैंने 90 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। सिमिट्री कहते हैं ऑब्जेक्ट से ओरिजिन की पोजीशन को। सपोज ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर लिया हुआ है P, करेक्ट? अब हम अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें एक एंगल नीचे मिलता है, सपोज अल्फा, एक एंगल ऊपर मिल जाता है और बीटा। यानी कि जो 90 डिग्री है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, करेक्ट? लेकिन यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज अलग अलग हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है? अलग अलग हैं। अल्फा ग्रेटर है, सॉरी अल्फा स्मॉलर है यहां पर और बीटा ग्रेटर है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो हमारी लाइन ओपी जा रही है, करेक्ट? अगर हम थोड़ा सा डार्क कर दें, ये जो लाइन हमारी ओपी जा रही है ये क्या है? ये क्या हो रहा है भाई? ये जो लाइन ओपी जा रही है ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? पूरे 90 को 45 और 45 में बाइसेक्ट नहीं कर रही है। इस कंडीशन को बोलते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशन। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग और ऑड नंबर या इवन नंबर के अकॉर्डिंग, इवन नंबर का तो केस मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो हम सिमिट्री पे फोकस करते हैं। किसकी सिमिट्री पर? ऑब्जेक्ट की सिमिट्री पर फोकस करते हैं। अच्छा, सिमिट्री वर्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इमेज बनेगी वो सर्किल के फॉर्म में बनेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो थोड़ा सा टिपिकल है बट समझा आज ही आपको देंगे। अभी बस आप एक पॉइंट को पकड़े रहिए कि जो पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट है वो अगर एसिमेट्रिकल है तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू एक ऑड नंबर आ रहा है, करेक्ट, अगर थीटा अपॉन 360 अपॉन थीटा की वैल्यू एक ऑड नंबर आ रहा है और पोजीशन आपकी एसिमेट्रिकल है, क्या है, पोजीशन आपकी क्या है, एसिमेट्रिकल है, मतलब एंगल्स अलग अलग हैं, तब आपका नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू केवल 360 अपॉन थीटा ही रहेगा। याद रखिएगा हमेशा जो n की वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ इमेजेस होगा, उसमें से 1 माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन केस ये पोजीशन बदल जाती है और पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि जहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज इक्वल आ रही है, मैं 90 डिग्री का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आप कोई भी एंगल लेकर के चेक कर सकते हो। ओके, तो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है और थीटा की और n की वैल्यू एक ऑड नंबर है, तब आपका आंसर बनेगा नंबर ऑफ इमेजेस के लिए थीटा 360 अपॉन थीटा -1। ठीक, तो ये किस केस के लिए, ये है सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए, ये किस केस के लिए है, सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए है। जबकि ये किस केस के लिए है, ये एसिमेट्रिकल पोजीशन के लिए है। बस यही आपको याद रखना है। और ये एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल हम तभी ध्यान देंगे जब हमें थीटा 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड नंबर मिल रही हो। ओके, फिर से एक बार इसको हम रिपीट कराते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर हमें n की वैल्यू एक ऑड नंबर मिल रहा है तो ऑड नंबर में दो कंडीशन आ जाती हैं, पोजीशन या तो सिमेट्रिकल होगी या तो एसिमेट्रिकल होगी। अगर सिमेट्रिकल होगी तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हम सीधे सीधे n-1 करेंगे। और n क्या है, यहाँ पर n है वो नंबर, यानी कि 360 अपॉन जो भी एंगल लिया, सपोज हम 72 ले रहे हैं, तो 72 जब लोगे तो इसका आंसर आएगा 5। यहां पर भी आप 360 अपॉन 72 ही रखोगे, तो क्योंकि 72 थोड़ी ना बदलने वाला है, 72 तो 72 ही रहेगा, 72 तो 72 ही रहेगा। बस 72 एंगल वाले मिरर्स के बीच में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बदल रही है, कभी वो सिमेट्रिकल हो रही है, कभी वो एसिमेट्रिकल हो रही है। तो अगर एसिमेट्रिकल पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब आपका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वही नंबर ऑफ इमेजेस होगी, जबकि सिमेट्रिकल कंडीशन में -1 हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। ओके, सिमेट्रिकल कंडीशन में -1 होगा, यानी कि यहां पर इमेजेस कम होंगी जबकि यहां पर इमेजेस पूरी 5 बनेंगी। इतनी चीज आपको बस याद रखनी है, करेक्ट। इसको हम एक छोटे से प्रूफ से समझाते हैं आपको। सपोज इस एग्जाम्पल को लेते हैं हम, इस फिगर को यहां पर आइए, ओके, और इसमें से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, इसका काम अभी नहीं है। ठीक है, ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तब आपको मेरा पहले वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे के लिए आपका काम आएगी। सपोज ये आपका BO एंड OA आपके दो मिरर्स हैं। एंगल क्या है दोनों के बीच का, एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री लिया हुआ है। क्या है, 90 डिग्री लिया हुआ है, करेक्ट। और अभी जो मैंने इसमें पोजीशन ले रखी है वो सिमेट्रिकल ले रखी है, ठीक है। और सिमेट्रिकल लो, एसिमेट्रिकल लो, क्योंकि 90 लेने से हमें पता है जो वैल्यू मिलने वाली वो इवन है, तो इवन चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, हमें नंबर ऑफ इमेजेस में n-1 ही करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन ऐसा होता क्यों है, देखिए ध्यान से, ऐसा इसलिए होता है कि जब इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, तो इससे दो लाइट रेज निकलेंगी। पहली लाइट रे यहां से आपकी फॉल हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी लाइट रे फॉल हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये दोनों रेजेस अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे इमेज यहां बन रही है P2, ठीक है। इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे
तो बस आप इसको यूं समझिए ध्यान से, हम इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं आपके लिए, ज्यादा टिपिकल फॉर्म में नहीं समझा रहे। आप बस यूं देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो आप इस प्लेन मिरर को छुपा लो, इसको छुपा लिया तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इमेज इधर दिखेगी। ठीक, अभी आप पीछे आओ, जल्दी से पीछे आओ, जल्दी से पीछे आओ, आ जाओ, कहाँ गया, ये देखिए, करेक्ट, ये डायग्राम आप देख लीजिए। तो अगर, या ये देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर बीच में है, तो इमेज इस साइड बनी थी, ये मैंने आपको समझा दिया था। तो यही सेम आपको कंडीशन इस डायग्राम में भी देखनी है। आप जब किसी दो प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखें तो किसी एक प्लेन मिरर को छुपा लीजिए, इसको मैंने छुपा लिया, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहां बन रही है, करेक्ट। अब आइए, चूंकि दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं, अब आप ध्यान से देखो कि ये जो इमेज बनी, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये इमेज इसके सामने आ रही है। तो अगर ये मिरर, ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप इसको छुपा लीजिए, अब आप इस वाले मिरर को छुपा लीजिए, तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी, सामने बन जाएगी, करेक्ट, पीछे बन जाएगी। अब एक और इमेज मुझे मिल गई, तीसरी, ध्यान से देखिए, अब ये जो आपकी इमेज बनी, ये भी तो किसी मिरर के लिए इमेज का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो एक और इमेज हमको यहीं पर मिली जा रही है, फिर से देखिए, ये आपकी का एक इनिशियल ऑब्जेक्ट था जिसकी एक इमेज हमें यहां पर मिल रही है P1, अगर इस वाले मिरर की बात करें, करेक्ट, और एक इमेज हमें यहां पर मिल रही है, करेक्ट। अब जब इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो इसकी इमेज इधर बनेगी, और जब इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा इस मिरर के लिए, तो इसकी इमेज यहां बनेगी। मतलब इन दोनों की जो इमेजेस है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कंसाइड हो जाएंगी, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। इस केस में वैसे तो हमें इमेजेस मिल रही थी 360/90 बराबर 4 ही मिल रही थी, बट दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर कंसाइड होने से हमें वैल्यू कितनी दिखाई देंगी, 3 दिखाई देंगी, यानी कि हमें इमेजेस कितनी दिखाई देंगी, 3 दिखाई देंगी। तो इस वजह से कभी भी किसी भी प्लेन मिरर जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू 360/थीटा की वैल्यू एक ऑड नंबर आ रही, इवन नंबर आ रही, सॉरी, तो हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए उसके आंसर में से 1 लेस कर देना, मतलब 360/थीटा -1 हो जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। अगर क्लास में ना आया हो या इससे पहले जब आपने पढ़ा हो तो ना आया हो, तो आज आपने एक चीज क्लियरली देख ली होगी। अब एक और कंडीशन आती है, ये तो वो कंडीशन हुई जिसमें मैंने दो प्लेन मिरर्स को एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा। दूसरी कंडीशन आती है कि मान लीजिए अगर आपके पास इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूं क्योंकि अब इनका काम नहीं है, इनको हम दूर कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से, करेक्ट। एक एग्जाम्पल हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब दो प्लेन मिरर्स को आप कहां रखें, ये दो प्लेन मिरर्स को जब आप पैरेलली प्लेस्ड करें, यानी पैरेलल रखें एक दूसरे के। अब जब दो प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं, सपोज ये दो प्लेन मिरर्स आपके दिख रहे हैं कहीं, तो ये दो प्लेन मिरर्स हो गए आपके। ओके, एक मिरर आपका ये है पॉलिश्ड सरफेस, और दूसरा आपका ये है पॉलिश्ड सरफेस। सपोज मैंने इसमें यहां पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया है P, या कुछ भी आप ले सकते हो, करेक्ट। अब आप ध्यान दो क्या होगा, यहां से लाइट रेजेस निकलेंगी, ओके, और जब लाइट रेजेस निकलेंगी तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, यहां से एक लाइट रे यहां से निकली, एक लाइट रे ऐसे निकल गई, करेक्ट। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इनका रिफ्लेक्शन यहां कहीं पर आएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहां पर कहीं इसकी एक इमेज बन जाएगी P1, करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो इमेज बनी अच्छा, ये यहां से जाके रिफ्लेक्शन भी इसका हो जाएगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए मैंने इसको बैकवर्ड खींच लिया। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपकी एक इमेज बनेगी, इसी तरह से आप
की इमेज यहाँ पर भी आके बन जाएगी जब ये रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगा। करेक्ट, ये रिफ्लेक्शन आपको यहाँ जाएगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। करेक्ट, तो एक इमेज आपकी यहाँ कहीं बन जाएगी, सपोज P2। करेक्ट, तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा, ये चलता चला जाएगा, ये रेगुलर होता जाएगा। ये क्या होगा, रेगुलर होता जाएगा। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट से कई लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हुई या रिफ्लेक्ट होती हुई नंबर ऑफ इमेजेस डिस्टेंसेस पर फॉर्म करती चली जाएंगी। ओके, जब दो प्लेन मिरर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल रखे हों या 0 डिग्री पर रखे हों तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, वो होगी इनफाइनाइट, यानी बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। बट अगर पर्टिकुलर एंगल से रखा हुआ है तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो आपकी डिसाइड की जा सकती है, उनको काउंट किया जा सकता है। लेकिन जब दो प्लेन मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके बीच में कितनी इमेजेस बन रही उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। केवल काउंटिंग जब दो मिरर्स के बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा होगा तभी की जा सकती है, जो मैंने आपको इस वाले फिगर में एक्सप्लेन किया भी। तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्फेरिकल मिरर। ये बहुत छोटा सा इजी सा सिंपल सा टॉपिक है, इसको बस रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। इसमें हमें क्या क्या देखना है कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या, तो बेटा स्फेरिकल मिरर किसी भी एक हॉलो ग्लास स्फीयर को जब हम उसकी किसी पार्ट के ऊपर पॉलिश कर देते हैं, करेक्ट, किसी एक पार्ट को कट किया और उस पार्ट के ऊपर मैंने पॉलिश कर दी तो वो एक मिरर में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि ये मिरर एक स्फीयर का फॉर्म था इसे इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फीयर मतलब आप समझते हैं एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर, हॉलो होना चाहिए और कांच का होना चाहिए, और उस ग्लास स्फीयर के ऊपर जब आप एक साइड पॉलिश करते हो तो क्या मिलता है, एक मिरर। अब पॉलिश अंदर साइड भी हो सकती है और आउटर साइड भी हो सकती है। तो इसी बेस पर जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। याद होगा, फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। कॉनकेव मिरर में पॉलिश बाहर साइड होती है, बाहर की तरफ होती है, करेक्ट, यानी कि जो आउटर सरफेस है वहां पर पॉलिश होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिश अंदर की तरफ होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखिए, ये तो आपको मैंने डिफरेंस बताया दोनों में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जो कॉनकेव मिरर है उससे पॉलिश आउटर सरफेस पर होगी, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इनर सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। इसलिए ये कैसा मिरर होगा, ये एक आपका कन्वर्जिंग मिरर होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी लाइट रेज आपकी फॉल हो रही हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही है, इसलिए कैसा होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा। जबकि इसका उल्टा जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो बाहर वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए जितनी भी लाइट रेज इस पे गिरेंगी वो सब डाइवर्ट हो जाएंगी, इसलिए इस टाइप के मिरर को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। करेक्ट, ये आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी की। देखिए ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, और अगर स्फीयर है तो उसका अपना सेंटर जरूर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम द मिरर हैज बीन ऑब्टेन्ड या टेकन। तो जिस स्फीयर से आपने मिरर को काटा है या बनाया है उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। करेक्ट, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, पोल क्या होती है, पोल किसी भी मिरर का अपना ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल, मतलब अपना सेंटर, उसका मिडिल पॉइंट। तो इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से एक लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस बना रही है स्फीयर की, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। करेक्ट, पोल से इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर के पास होती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और उसके बाद पोल से भी पास हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात आती है फोकस की। तो देखो फोकस जो होता है हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, आधा होता है। आपने पढ़ा भी होगा F बराबर R/2। ठीक है, अब फोकस की डेफिनेशन क्या है कि देखिए जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल चलती हैं, क्या चलती हैं, पैरेलल चलती हैं।
वो रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर से समझेंगे, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन मीट द प्रिंसिपल एक्सिस द पॉइंट दे मीट ऑन इट इज नोन एज फोकस, और फोकस पॉइंट यानी कि जो रेज पैरेलल चल रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ओके, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, इनको बस आप रिवाइज करिए क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएंगे। यही सेम चीज आपकी कॉन्वेक्स मिरर के भी काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, एंड द लास्ट टॉपिक इज फॉर्मूला ऑफ इमेज, फॉर्मूला ऑफ मिरर। करेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन क्या है, देखिए अभी मैंने आपको कॉनकेव मिरर बता दिया। इमेज बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स की। करेक्ट। अब सपोज मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसका नेम है ए बी। करेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं ये बियॉन्ड सी है, यानी ये क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप ऑब्जेक्ट से इमेज बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस करोगे, तो मैंने कहां पर प्लेस किया अभी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पर दूर। तो देखिए अभी मैंने क्या रूल बताया आपको, या देख लीजिए फिर से, कि कभी भी किसी भी इमेज को जब आप बनाओगे तो दो रेजेस हमेशा लेंगे। करेक्ट। ये इमेज फॉर्मेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो पहली रे चलती है, करेक्ट, जो फर्स्ट रे चलती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो हमेशा कैसे चलती है, वो पैरेलल चलती है, स्ट्रेट चलती है, पैरेलल चलेगी। करेक्ट, बिल्कुल पैरेलल आप लेके चलोगे। अभी मैं पैरेलल नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि आप पैरेलल बनाओगे। जो रे पैरेलल चलेगी, अभी मैंने आपको बताया किससे होके कटेगी, वो हमेशा फोकस से होके कटेगी। करेक्ट। दूसरी रे फोकस से होके कटेगी और पैरेलल हो जाएगी, ये याद रखिएगा। फर्स्ट रे क्या होगी, मूव पैरेलल, मूव पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से। और पैरेलल रे जो चलती है वो कहां से कट होती है, फोकस से कट होती है। ओके। दूसरी रे जो फोकस से कट होती है या फोकस से पास होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों रेजेस जहां कट होंगी वहीं पर बन जाएगी इमेज। अब आप देखो तो इमेज जो बन रही है वो बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। किस केस में, जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया है। करेक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जब आप इसको डायग्राम को प्रॉपरली बनाओगे, डायग्राम हम आपके लिए बना नहीं रहे हैं, केवल हम आपको ये बता रहे हैं कि डायग्राम बनाने के लिए आप करेंगे क्या। मैंने आपको केवल तरीका बताया है, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको बस करना इतना है कि जब भी आप डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशंस ले लें, मतलब पोल से लेकर के फोकस की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखोगे। सपोज मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया है बियॉन्ड सी, उसके बाद आप क्या करोगे कि एक रे पैरेलल निकालना, फोकस से कट करेंगे, दूसरी रे फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, बस इतना आपको करना है। ये दोनों रेस जहां मीट होंगी वहीं पर बनेगी इमेज। अब आप क्या करिए, अब आप बस एक काम करिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते जाइए। अब अभी ऑब्जेक्ट मैं लेके आ रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेकर के आओगे तो आपको दिखाई देगा, ये मेरा ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा। लाइन ही ड्रॉ नहीं हो रही है, क्या बात है भाई। क्यों नहीं ड्रॉ हो रही है लाइन, लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है, बड़ा दिक्कत आ रही है, लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है। कोई बात नहीं, अभी लाइन मेरी पैरेलल नहीं ड्रॉ हो रही है। आप बस इतना याद रखिएगा कि पैरेलल लाइन पहले चलेगी, फोकस से कट करेगी, जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। अभी ये रे आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, बट एग्जैक्टली इमेज कहां बनती है, इमेज बनेगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट एट सी हो, कहां हो, जब ऑब्जेक्ट आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो। करेक्ट। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स द फोकस,
वैसे वैसे इमेज आपकी अवे फ्रॉम फोकस होती जाएगी। सपोज आप इसको ऐसे समझिए कि आप यहाँ पर फोकस पॉइंट ले लें, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें, तो ये फर्स्ट पोजीशन थी आपकी ए, ये सेकंड पोजीशन आपकी हो गई बी, इसको मैं ऊपर लिख दूं ए बी, दूसरी पोजीशन आपकी हो गई सी बिटवीन एफ एंड सी, तीसरी पोजीशन आपकी स्पेशल पोजीशन होती है जिसको हम स्टार बना देते हैं, वैसे डी लिख सकते हैं। जब आप इमेज देखोगे तो इमेज इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जब आपने ऑब्जेक्ट ए पर ले रखा है तो इमेज बनेगी सी पर जाकर के, करेक्ट। जब आपने ऑब्जेक्ट सी पर ले रखा है, बी पर ले रखा है, तो इमेज आपकी बी ही पर बनेगी, यानी कि ए बी तो इधर से बी ए, ये रिवर्स हो जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, याद रखिएगा, कोई भी पोजीशन हो सकती है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आएगा, ये एक स्पेशल पोजीशन है, उस केस में इमेज बनेगी आपकी पहली रे तो आपकी पैरेलल चलेगी जिसको आप फोकस से कट करवाएंगे, दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट होगी, और ये दोनों रेजेस कहीं मिरर के पीछे जाके फोकस होंगी और इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल, करेक्ट, इमेज बनेगी वर्चुअल। अब ध्यान से सुनिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रेजेस रियल में कट करेंगी तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। लेकिन जब लाइट रेजेस रियल में कट नहीं करेंगी, वो किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो कॉन्केव मिरर के केस में जब तक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ रखा हुआ है, मेरी बात पर फोकस करिएगा, जब तक ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड एफ रखा हुआ है। बियॉन्ड एफ का मतलब है कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, एट सी है, बिटवीन सी है, ये तीन पोजीशन पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ओके, तीन पोजीशन याद रखिएगा, बियॉन्ड सी, एट सी, और लास्ट है बिटवीन एफ एंड सी। इन तीन केसेस में इमेज जो बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। साइज पे आते हैं, जब एट सी है तो इमेज का साइज जो होगा वो सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर कहीं ऑब्जेक्ट आपका सी पर मैंने प्लेस कर दिया तो आपकी जो इमेज बनेगी वो आपकी उतने ही साइज की बनेगी जितना बड़ा आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इमेज भी इसकी 5 सेंटीमीटर बनेगी, करेक्ट, इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन केस अगर ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ है, लास्ट वाली पोजीशन देखिए, तो इमेज क्या होगी, बिगर इन साइज होगी। इमेज क्या होगी, बिगर होगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां लिया है आपने बियॉन्ड सी, तो इमेज क्या बनेगी, स्मॉलर बनेगी। ये तीन कंडीशंस और याद रखिएगा। ओके, तो इमेज का साइज किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, अब इसमें बचा आपका पोजीशन एफ। तो एफ पर जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी, वो भी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी इमेज कहीं दूर जाकर के बनेगी, करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है तो इमेज मैग्नीफाइड बनेगी लेकिन वर्चुअल होगी और इरेक्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में है तो इमेज भी आपकी इस डायरेक्शन में होगी, सीधी होगी। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन का रिवीजन। लास्ट में आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, एक चीज और अभी रह गई है, साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन आप देख लो पहले, फिर हम आपको फॉर्मूला इसमें बता देते हैं जल्दी से। ये चीजें आपकी केवल मैंने रिवीजन में डाला है,
और इसके जब न्यूमेरिकल आप देखोगे तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आप इस चैप्टर को अच्छे से और समझ पाओगे। अभी सेकंड पार्ट हमारा न्यूमेरिकल का ही होगा। तो देखिए, साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन और फोकस की पोजीशन को किस साइन के साथ यूज किया जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है किसका, मिरर का, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर व्हाट इज v, v क्या है हमारा, v है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से, ये सारी चीजें हम लोग कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द मिरर। कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द मिरर। इसी तरह से जो आपका u है वो डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज है v, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ओके, फ्रॉम मिरर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है v, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अब देखिए ध्यान से बेटा, जब हम साइन कन्वेंशन लेते हैं तो हम लोग कार्टेशियन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। कार्टेशियन मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है, कार्टेशियन कन्वेंशन को ही फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग पोल को क्या मानते हैं, ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। क्या मानते हैं, पोल को ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। ओरिजिन पॉइंट अगर हमारा पोल है तो ओरिजिन से जितनी भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में ली जा रही हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या हम कहेंगे, यू बोलेंगे, करेक्ट। तो यू किस में लेंगे, हम माइनस में लेंगे। या आप समझिए जितनी डिस्टेंसेस लेफ्ट में चल रही है वो सब माइनस में है, जितनी डिस्टेंसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो सब माइनस में है, जितनी डिस्टेंसेस अपवर्ड डायरेक्शन में है वो सब पॉजिटिव है, और जितनी डिस्टेंसेस राइट साइड में है वो सब पॉजिटिव है। अब लेफ्ट में कौन कौन होते हैं, देखिए कॉनकेव मिरर के केस में या किसी भी मिरर के केस में ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ लेते हैं, लेफ्ट में ही लेंगे। अपने कंफर्ट के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम लोग लेफ्ट में ही लेते हैं ऑब्जेक्ट को, करेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब अगर इमेज हमारी लेफ्ट साइड में बन रही है, कुछ केसेस में बनती है, जैसे कॉनकेव मिरर में जनरली हमारी इमेज जो होती है वो लेफ्ट में बनती है, केवल एक पोजीशन को छोड़ करके, जो मैंने अभी बताई थी बिटवीन पी एंड एफ को छोड़ करके, तो सारी इमेजेस हमारी कहाँ बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। तो वहां पर भी वी भी हमारा माइनस में हो गया, करेक्ट। एफ हमारा माइनस में ही रहेगा कॉनकेव मिरर के लिए, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए एफ हमारा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ओके, अब आते हैं ये जो डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड क्या है। तो ऑब्जेक्ट की ये हाइट है, अगर ओ हमारा ऊपर की तरफ है इसका मतलब ओ हमारा पॉजिटिव होगा। हमारी इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अच्छा एक चीज और है, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि जो माइनस साइन है वो बहुत कुछ इंडिकेट करता है। माइनस साइन हमें इंडिकेट करता है कि इमेज कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, रियल है। अगर इमेज यानी कि v की वैल्यू माइनस में आ रही है, सॉल्व करने पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v। ये हम न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जब हम सॉल्व करेंगे और अगर आपकी v की वैल्यू माइनस में आ रही तो हमको ये बताएगी कि इमेज कैसी है, रियल है। इसी तरह से इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। अगर रियल है तो फिर वो इन्वर्टेड हो जाएगी। इसी तरह से अगर f की वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है तो समझ जाएगा कि कौन से मिरर की बात होगी, कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी। ओके, और f की वैल्यू हमारी माइनस में है तो किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको कुछ चीजें जो पहले नहीं क्लियर होंगी वो हो चुकी होंगी। बाकी इसका अभी आप एक बार और रिवीजन करना, क्योंकि केवल देख लेने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप खुद से कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल वीडियो देख लेने से, क्लास में लेक्चर सुन लेने से आपको 50% 60% समझ में आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपने 100% लेक्चर सुना है तो, और अगर आप उसमें से 70% नहीं ले जा पा रहे, इसका मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर लो है। तो कॉन्सेंट्रेशन को पूरी तरह से बनाए रखते हुए दोबारा इसका रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएंगे। ओके, आई होप आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी, और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे, जितने ऑफलाइन वाले हैं वो भी। और न्यूमेरिकल्स ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको आज क्लियर कर दी। ओके, थैंक यू।